बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस हमने 2 वीडियोस में हाफ से ज़्यादा एम्ब्रियो के ना कर लिए हैं क्लिनिकल्स। अब नेक्स्ट जो है ना वो है टेराटोजेनेसिस एसोसिएटेड विद गैस्ट्रुलेशन। आपको पता है गैस्ट्रुलेशन क्या होता है? जब बाईलैमिनर जम डिस्क जो है ना वो ट्राईलैमिनर जम डिस्क में कन्वर्ट हो जाए, हम इस पीरियड को कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। ये जो 3rd वीक में होता है ना सारा काम गैस्ट्रुलेशन वाला, ये हाई रिस्क है टेराटोजेनेटिक इंसल्ट का। यानी यहाँ पे जो है ना टेराटोजेनेसिस होता क्या है, लिम्स डिफेक्ट हो गया, किसी भी किस्म के डिफेक्ट हो जाए ना रेडिएशन के ज़रिए ड्रग, 3rd वीक जो है ना वो सबसे ज़्यादा नोटोरियस है इस वजह से। क्यूटल डिस्टेंसिस यानी आपका जो है ना लोअर लिम्ब, उसकी वो डिस्टेंसिस की बात कर रहा है इसमें। तो सेरिनोमिलिया यानी आपकी मछली की तरह ना टांगे जो है ना वो मिली हुई होंगी। हम नॉर्मली तो अलग-अलग होती हैं दोनों, राइट और लेफ़्ट, लेकिन सेरिनोमिलिया में एक मछली का नाम है, ठीक है, इसी वजह से इसे कहते हैं सेरिनोमिलिया। जिस तरह वो होते हैं ना सिंड्रेला की तरह वो मिली होती हैं दोनों टांगे, ठीक है। इनसफिशेंट मीज़ोडर्म इज़ फाउंड, इसके अंदर जो मीज़ोडर्म जिसने बनानी होती है ना मसल्स वगैरह वो इनसफिशेंट होती है। क्यूडल मोस्ट रीजन ऑफ एम्ब्रियो वही लोअर लिम्ब, द मीज़ोडर्म कंट्रीब्यूट लोअर लिम्ब हो गया। लंबोसैक्रल वर्टिब्री इसमें इन्वॉल्व होती है। इसके अंदर जो होता है ना वो डिफेक्ट क्या होता है, हाइपोप्लेजिया मसल्स का हो गया, ठीक है। फ्यूजन ऑफ लोअर लिम्ब मैंने बता दिया मछली की तरह। रीनल एजेनेसिस वही किडनीज़ की हो जाएगी। एनामनीज ऑफ जेनिटल ऑर्गन यानी इसके अंदर जो है ना वेजाइना और अगर मेल है तो पीनस, उसकी भी एनॉमलीज आएंगी। ज़ाहिर सी बात है जब ये मिला हुआ है तो इसकी एनॉमलीज तो फिर बनती हैं। साइटस इनवेरस यानी साइटस का मतलब ही है अपोजिट। ट्रांसपोजिशन ऑफ विसरा इन दी थोरैक्स एंड एब्डोमिनल यानी अगर ये सपोज एक पर्सन है उसे साइटस इनवेरस है ना तो लेफ़्ट साइड पे हार्ट अमूमन होता है तो वो राइट साइड पे होगा हार्ट, ठीक है। राइट वाले सारे आर्गन लेफ़्ट पे आ जाएंगे, लेफ़्ट वाले सारे आर्गन राइट पे आ जाएंगे, इसे हम कहते हैं साइटस इनवेरस। कैटर जेनर सिंड्रोम में होता है 20% है ब्रोंको एक्टेसिस हो जाता है यानी ब्रोंकियल लंग्स से रिलेटेड इसके अंदर आ जाती हैं ज़्यादातर। और क्रोनिक साइटस इनवेरस जो होता है ना बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल सीलियाज भी इसके अंदर एबनॉर्मल है ड्यू टू मदर टेकिंग। अब ये साइटस इनवेरस होता क्यों है? अक्सर देखें आपने कि जो होता है ना जिन्हें हेलुसिनेशंस होती हैं वो मदर्स लेती हैं न्यूरो ट्रांसमीटर सेरोटोनिन 5-HT हम इसे कहते हैं। ये करती है कार्डिक डिफेक्ट्स करती है, बहुत इसके बैड इफ़ेक्ट्स हैं जो गर्ल टीन एज में लेती है ना ये हेलुसिनेशन से बचने के लिए मेडिसिन। कार्डिक डिफेक्ट उनके चाइल्ड में बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंटी डिप्रेसेंट वो भी लेती हैं। तो हाई रिस्क ऑफ हार्ट मालफॉर्मेशन, हार्ट सही तरह बनता नहीं है। सिलेक्टिव सेरोटोनिन अपटेक इनहिबिटर्स ये अमूमन इन्हें हम कहते हैं एंटी डिप्रेसेंट, सिलेक्टिव सेरोटोनिन री अपटेक इनहिबिटर इनका दूसरा नाम। उसके बाद ट्यूमर एसोसिएटेड विद गैस्ट्रुलेशन। प्रीमिटिव स्टीक की अगर रेमिनेंट्स रह जाएँ, अमूमन तो प्रीमिटिव स्टीक ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर उसका रेमिनेंट रह जाए सैक्रोकोक्सीजल रीजन में तो हम इसे कहते हैं सैक्रोकोक्सीजल टेराटोमा। उसके जो है ना बैक पे जस्ट अबव हिप्स एक ट्यूमर सा बना होता है, इसे हम कहते हैं सैक्रोकोक्सीजल टेराटोमा। रेमिनेंट्स ऑफ प्रीमिटिव स्टीक, अगर नोटोकार्ड का रेमिनेंट्स रह जाए तो हम उसे के नाम देते हैं कॉन्ट्रोमास। ये MCQs आते हैं कॉन्ट्रोमास और सैक्रोकोक्सीजल टेराटोमा में फ़र्क। उसके बाद न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। अब जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है वो क्यों होता है? नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। व्हेन न्यूरल फोल्ड फेल टू अकर यानी न्यूरल की फोल्ड की फेल हो जाती हैं, इनकी फोल्डिंग मुकम्मल होनी, यूँ आता है ना यूँ मिल के न्यूरल ट्यूब बन जाती है, इसकी फेलियर हो जाता है इनकी जो है फोल्डिंग में। एनसेफली इफ़ न्यूरल ट्यूब फेल टू क्लोज इन क्रेनियल रीजन, अगर हेड वाली रीजन में फेलियर होना इनकी क्लोजर का तो हम इसे कहते हैं एनसेफली। स्पाइना बाइफिडा क्या होता है? इफ़ क्लोजर फेल एनीवेयर फ्रॉम सर्वाइकल रीजन क्यूडली लोअर लिम्ब वाली साइड पे यानी एंड ऑफ दी यहाँ पे वर्टिब्री हो रही है ना वहाँ पे अगर हो तो हम कहते हैं स्पाइना बाइफिटा, ठीक है। कॉमन साइट क्या है? लंबोसैक्रल रीजन। आप उस पेशेंट बच्चे का देखेंगे तो वो लंबोसैक्रल रीजन पे उसकी टेराटोमा होगा। लेट मी सी अगर पिक्चर मिलती है गाइस। ये देखिए ये जो पिक्चर मिली है ये सेरिनोमिलियस की मैंने दिखा रहा हूँ जिसके लोअर लिम्ब फ्यूज्ड हुए होते हैं, देख रहे हैं, ये देखें। और ये जो है ना सैक्रोकोक्सीजल टेराटोमा, अमूमन वो कह रहे थे सैक्रोकोक्सीजल रीजन भी होता है, ये सारे का सारा टेराटोमास बना हुआ है। ओके हो गया। ये
सेरिनोमिलियास की है और ये सैक्रोकोक्सियल टेराटोमास की है। होप सो समझ आ रही होगी। उसके बाद न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की है इसके। अकर व्हेन दी न्यूरल ट्यूब फेल टू इंसेफली यानी स्मॉल स्कल नज़र आ रहा होगा आपको। होप सो समझ आ गई होगी। उसके बाद जनाब ट्रीटमेंट क्या है कि हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से कैसे बच सकें। जो गायनोकोलॉजिस्ट होती हैं वो मदर को ये अमूमन फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये याद रखिएगा। B9 विटामिन B9 की डेफिशिएंसी की वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। अगर इससे बचना है तो हमें मदर को विटामिन B9 और न्यूरल फोलिक एसिड विटामिन B9 को सॉरी कहते हैं, मैं 12 कह रहा हूँ, B9 9 नंबर यहाँ से याद रखें 9। तो ऐसी फीमेल को हम कहते हैं कि आपने विटामिन B9 लेना है यानी फोलिक एसिड लेना है। कब? 3 मंथ बिफोर कंसेप्शन से पहले 3 माह तक आपने लेता रहना है और प्रेगनेंसी तक आपने जारी रखना है। कितनी डोज़ लेनी है? अब ज़्यादा भी नहीं ना लेनी, 400 माइक्रोग्राम या 4 मिलीग्राम पर डे हर रोज़। ये मेडिसिन जो है ना वो टैबलेट्स की सूरत में मिल जाती हैं एडजस्टेड डोज में, वो लेनी पड़ती हैं हर रोज़। इससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचा जा सकता है। उसके बाद कैपिलरी हेमेंजियोमास, एबनॉर्मल डेंस कलेक्शन ऑफ कैपिलरी ब्लड वेसल्स दैट फॉर्म कॉमन ट्यूमर इन दी इन्फेंसी होगा। बच्चों के अंदर जो है ना वो कैपिलरीज के जो है ना एक क्लस्टर सा वो बन जाता है जो ट्यूमर की सूरत में होता है। इसे हम कहते हैं कैपिलरी हेमेंजियोमास। लेट मी शो यू ए डायग्राम। ये देखें, कैपिलरी हेमेंजियोमास मोस्टली इसकी एयर ट्रैक के ऊपर बनता है, ये माउथ के ऊपर बना हुआ है, कैपिलरी हेमेंजियोमास है। एक ये भी देखें सीरियस। उसके बाद जनाब ग्रोथ ये कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? अल्सरेशन यानी अल्सर हो सकता है, स्कैरिंग हो सकती है, या एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, इस वजह से चाइल्ड की डेथ भी हो सकती है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर GF2 जो है ना हाईली एक्सप्रेस्ड इसकी इस कंडीशन में होता है कैपिलरी हेमेंजियोमास में। उसके बाद बर्थ डिफेक्ट में आ जाता है मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म ड्यूरिंग 3rd to 8 वीक यानी तीसरे हफ्ते से 8वें वीक तक ज़्यादातर आर्गन्स बनती हैं। ये हम कहते हैं पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस। और हमें पता है गैस्ट्रुलेशन में ज़्यादातर टेराटोजेनेसिस होती है। ये हाईली सेंसिटिव पीरियड होता है जिस दौरान आर्गन बनते हैं, और डिफेक्ट भी इसी पीरियड के दौरान ही होते हैं। लो बर्थ वेट जो बेबीज़ होते हैं, नॉर्मल जो है ना 2.5 kg से 4 kg जो है ना, वो अगर बेबी का ना डिलीवरी के वक्त वेट हो तो वो नॉर्मल है 2.5 किलो से 4 किलो तक। अगर न्यू बॉर्न का हाँ या 2500 ग्राम, वही 2.5 kg या 2500 ग्राम और 4000 ग्राम। और अगर हम इसे पाउंड में करें, जिस तरह केक होता है 1 पाउंड का, तो वो 6 से 9 पाउंड का होगा। उसकी लेंथ जो है ना वो 51 क्राउन हील लेंथ 51 सेंटीमीटर होगी। अगर सेंटीमीटर नहीं देखना तो इंचज़ का पैमाना आपके पास तो 20 इंच होगी। 20 इंच 51 सेंटीमीटर 6 से 9 पाउंड या LB, या फिर 2.5 kg से 4 kg तक। ये मेजरमेंट्स अगर पूरी हैं तो आपका बेबी नॉर्मल है। अगर 2500 से लेस है उसका वेट, मिनिमम 2500 मैक्सिमम 4 kg, अगर 2500 ग्राम से लेस वेट का तो हम इसे कहते हैं लो बर्थ इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन IUGR, प्री मैच्योर पार्चुरेशन बिफोर 37th वीक। जो बच्चे 37 वीक से पहले डिलीवर हो जाते हैं हम इसे कहते हैं इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन भी होती है, और इन्हें प्री मैच्योर बेबी भी कहते हैं। अब इंट्रा यूट्राइन यानी यूट्रस के अंदर जो ग्रोथ की रिस्ट्रिक्शन है वो किस किस वजह से हो सकती है, उसके क्या क्या फैक्टर्स उस पर असरअंदाज होते हैं। न्यूरोलॉजिकल एक तो प्रॉब्लम हो गया, नर्वस प्रॉब्लम हो गया, माल फार्मेशन, अच्छी तरह वो उसके आर्गन नहीं बने होते। लेट मी जस्ट रिफ्लेक्शन को कम कर रहा हूँ मैं, ओके फोकस कर लूँ, हाँ अब ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज लेवल उसका कम है क्योंकि वो ग्रोथ नहीं उसकी हो रही इतनी ज़्यादा। हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम भी कम है यार। और RDS, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, बहुत इंपॉर्टेंट है लंग्स का। इसके अंदर वो जो होते हैं ना लंग्स के अंदर सरफेक्टेंट्स, वो नहीं प्रोड्यूस हो रहे थे, इसलिए हम कहते हैं RDS। एल्विलाई की डिस्ट्रक्शन हुई पड़ी होती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में क्या होते हैं, ये तो हो गया न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। मेटाबॉलिक में आ जाएगा ओबेसिटी, एक वो मोटापे में चला जाएगा। हाइपरटेंशन सीरियस,
हाइपर कोलेस्ट्रोनीमिया, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ ये मारती है बच्चे को, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ ज़्यादातर। इंट्रायूटेराइन ये हाई रिस्क इन ब्लैक्स देन वाइट पीपल, यानी जो अफ्रीका के लोग हैं ना उनके अंदर इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होती है। क्यों? बेचारे के ना एक तो माल न्यूट्रिशन होती है, इस वजह से वो मदर अच्छी डाइट नहीं लेती तो बच्चे को कि बेचारे को क्या मिलेगी, और वो फिर हाइपरटेंशन भी हो सक जाता है, और उसे प्रोटीन की कमी है, को क्वाशिकाज होती हैं वो भी हो जाती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, मल्टीपल डिजीज़ हो जाती हैं। फैक्टर काजिंग जो होता है ना, टेराटोजेंस हो गया, कंजेनिटल इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन किस वजह से? इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन में ना टेराटोजेनेसिस हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। किस वजह से? वायरस जो है रूबीला वायरस, साइटोमेगैलोसेफाइलस और टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, ये 4 वायरस जो है ना ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं। रूबीला वायरस, साइटोमेगैलो वायरस, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी और सेफाइलस, ठीक है, ये क्रॉस करती हैं और ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। पुअर मैटरनल हेल्थ, माँ की हेल्थ अच्छी नहीं है। हाइपरटेंशन, वो हर वक्त डिप्रेशन में रहती है। रीनल हो गया, कार्डिक डिजीज़ भी हो जाती है। प्लेसेंटल इनसफिशेंसी, यानी प्लेसेंटा से ब्लड या कोई न्यूट्रिशन कम क्यों जा रहा है? या तो मदर सिगरेट पी रही है, या अल्कोहल ड्रिंकिंग कर रही है, या फिर मल्टीपल बर्थ है, यानी ट्विंस अगर है ना तो तब भी वो न्यूट्रिशन डिवाइड हो जाती है। अगर वो स्मोकिंग कर रही है तो तब भी वो कम आएगी, अगर अल्कोहल पी रही है माँ तब भी कम। तो इस वजह से इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होगा। मैंने ईजीएस्ट वे में बनाने की कोशिश की है नोट्स। नेक्स्ट जो है ना वो है गाइस प्रीक्लेम्सिया। ये क्या होता है? इसके अंदर होता है कंडीशन करेक्टराइज बाय मैटरनल हाइपरटेंशन, माँ हर वक्त हाइपरटेंसिव रहती है। इसकी वजह एक तो फैमिली हिस्ट्री हो सकती है कि वो जेनेटिकली आ रहा है, या फिर वो माँ बीस ज़्यादा है, मोटी ज़्यादा है। फर्स्ट प्रेगनेंसी, मल्टीपल गेस्टेशन, या फिर उसकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी और वो डर जाती है कि ये क्या हो गया, या फिर वो मल्टीपल गेस्टेशन है, ट्विंस बेबीज़ पैदा हो रहे हैं उसके। और प्रोटीन इसकी जनाब जो है ना आइडेंटिफिकेशन, वो क्या प्रीक्लेम्सिया के, एक तो उसका ब्लड प्रेशर हाई होगा, प्रोटीन इन यूरिया, यूरिन के अंदर उसके प्रोटीन आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। किडनीज अच्छी तरह वर्क नहीं करेंगी, इस वजह से उसे क्या होगा? 5% इन प्रेगनेंसीज कैन अक्कर एनीवेयर फ्राम 20th वीक, 20th वीक में ही ना जो है ना वो अबार्शन हो जाता है, ठीक है। कॉमनली अक्कर इन वुमेन विद हेरिडिटी ऑफ फार्म मोल, जिसके अंदर एम्ब्रियोब्लास्ट नहीं होता, सिर्फ ट्रोफोब्लास्ट होता है। अगर ये हाइपरटेंशन सीजर्स में कन्वर्ट हो जाए तो फिर प्रीक्लेम्सिया चेंज होती है एक्लेम्सिया। सीज़र वाली कंडीशन भी अगर आ जाए ना, उसे फिट्स पड़ने लग जाए, तो हम इसे फिर कहते हैं एक्लेम्सिया, और ये बहुत डेंजरस कंडीशन है, बहुत डेंजरस। बेबी की डेथ तो ऑलमोस्ट हो ही जाती है। उसके बाद जनाब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। अगर फीमेल RH नेगेटिव है, मेल RH पॉजिटिव है, ये ब्लड ग्रुप एंटीजेंस की बात कर रहा हूँ, वो दोनों की मैरिज हुई है, जो चाइल्ड कंसीव हुआ वो है RH पॉजिटिव, मदर तो RH नेगेटिव है माँ, और ये फादर है, फादर के स्पर्म ने फर्टिलाइज किया RH नेगेटिव वाले को, ठीक है। अब RH पॉजिटिव बेबी है तो ये तो इनकम्पैटिबल है, तो इसने फिर रिएक्शन करना है, RH इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है, मदर RH नेगेटिव, बेबी RH पॉजिटिव, टाइम ऑफ डिलीवरी के ऊपर RH इन मैटरनल बॉडी। अगर फर्स्ट बेबी है तो इतनी इम्यूनिटी नहीं होती माँ के अंदर, वो नॉर्मल डिलीवर हो जाता है, लेकिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, बर्थ के दौरान कुछ RH पॉजिटिव माँ के ब्लड में चले जाते हैं, वो क्या करते हैं? RH एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन स्टार्ट करवा देते हैं। तो फिर जब सेकंड बेबी की बारी आती है, RH एंटीबॉडीज़ पहले से पड़ी हुई हैं, तैयार है कि RH पॉजिटिव आए हम उसे किल करें, तो RH एंटीबॉडीज़ अटैक करती हैं उस फीटस के, जनाब एक तो रेड ब्लड सेल को किल कर देंगी, माँ से जो ब्लड जाना है उसके अंदर RH एंटीबॉडीज़ हैं, वो RH पॉजिटिव के एंटीबॉडीज़ के साथ इनकम्पैटिबल होंगी, RBC डिस्ट्रक्शन होगी, बेबीज़ को क्या होगा? RBC कम हो गए तो एनीमिया तो होगा ही होगा। उसके साथ RBC की ब्रेकडाउन से हमें पता है कि बिलिरुबिन सेक्रेट होता है जो काज करता है जॉन्डिस, पेल होगा, पीले रंग का होगा, स्प्लीनोमेगैली, क्योंकि RBC प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, स्प्लीन को वर्क करना पड़ रहा है, इमेच्योर RBC बनाई जाएगी कमी को पूरा करने के लिए। हेप्टोमेगैली, लीवर भी इनलार्ज हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? बहुत ईजी है।
प्री मेच्योर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फॉर्मेशन हो गया। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? अगर इस तरह की कंडीशन डिटेक्ट हो जाए तो हम माँ को ना RH इम्यूनोग्लोबुलिन दे देते हैं, जो RH एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस जो होते हैं उन्हें वो ख़त्म कर देती है। RH इम्यूनोग्लोबुलिन दे दी जाती है। अब नेक्स्ट एक कंडीशन आ जाती है फीटल हाइड्रॉप्स हो गया। हाइड्रॉप्स फीटल बिकम स्पेयर एडिमा, पफी फीटस हो जाता है। एफ्यूजन इनटू द बॉडी कैविटीज़, फ्लूइड जो है वो बॉडी कैविटीज़ के अंदर चला जाता है, और ये इसे हम कहते हैं फीटल हाइड्रॉप्स। बस इतना ही इसका। उसके बाद है प्लेसेंटल बैरियर। प्लेसेंटल बैरियर मैटरनल बैरियर और पैटर्नल बैरियर, मैटरनल और फीटस की बैरियर की बनता है। मैटरनल स्टीरॉइडल्स अर्ली क्रॉस प्लेसेंटा, अदर टर्म थायरॉक्सिन जो है ना वो स्लोली क्रॉस करती हैं। स्टीराइडल जो है ना वो जल्दी क्रॉस कर जाती है प्लेसेंटा को, थायरॉक्सिन जो है वो स्लो क्रॉस करती है। अभी मैं टेबल दिखाता हूँ आपको उसके अंदर। एक है डाईइथाइलस्टिलबेस्टिरोल, ये जो थे ना वो प्रेगनेंसी को जो है ना वो इन्हांस करवाने के लिए मेडिसिन दी जाती थी पहले ज़माने में, डाईइथाइलस्टिलबेस्टिरोल। ठीक है, डाईइथाइलस्टिलबेस्टिरोल सॉरी एस्ट्रोजन इसके अंदर ज़्यादा होता है, और ये एंटी वो जो थी ना जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती हैं, वो मदर जो ले रही थी ना उनके हमने देखा गया कि बेबीज़ में ना अगर वो फीमेल है तो वेजाइनल कैंसर हो रहा है, सर्वेक्स कैंसर हो रहा है, यूट्रस अगर मेल है तो टेस्टिकल कैंसर हो रहा था अगर वो जब मदर कंसीव करती थी चाइल्ड। तो इसलिए ये मेडिसिन बैन कर दी गई थी फिर WHO के, डाईइथाइलस्टिलबेस्टिरोल ये बैन हो गया अब, क्योंकि ये ट्यूमर्स काज कर रही थी, कार्सिनोमास कर रहा है। उसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड एबनॉर्मेलिटीज़। अम्बिलिकल कॉर्ड बर्थ के वक्त ना अमूमन इसकी जो होती है ना 1 to 2 सेंटीमीटर डायामीटर होता है, और यानी चौड़ाई 50 से 60 सेंटीमीटर लंबाई होती है। इफ़ टॉर्शियस काजिंग फॉल्स नॉट बनते इसमें अगर 50 से 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ी हो जाए तो बेबी जब मूव करता है तो उसकी नेक के बेचारे के गिर्द ना ये आ जाती है, वो बना देती है, ये इंसर्कल करती है नेक को, जिसकी वजह से बेबी की डेथ भी हो सकती है। अगर टू मच शॉर्ट है, यानी ये हमारा है यूट्रस फीमेल का छोटा सा जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, बेबी ने थोड़ी सी मूवमेंट की तो यहाँ से ये प्रिक हो गया, सेपरेट हो गया, पुलिंग प्लेसेंटा फ्रॉम द यूट्रस हो गया, डिफ़िकल्ट इन पुलिंग। और अगर ये बच भी गया ना तो बेबीज़ को ना डिलीवरी के वक्त बहुत मसला होता है पुलिंग बाहर आने में, क्योंकि यही छोटा सा, तो मदर का ये फिर साथ यूट्रस वाला हिस्सा भी साथ आएगा, तो डिफ़िकल्ट इन पुलिंग प्लेसेंटा फ्रॉम द यूट्रस। प्लेसेंटा के अंदर जनाब हो जाती है नॉर्मली 2 आर्टरीज़ होती हैं, एक वेन होती है। वेन के अंदर जो होता है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यस, और आर्टरीज़ के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। प्लेसेंटा की बात कर रहा हूँ मैं। 2 अम्बिलिकल आर्टरी, 1 अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन के अंदर हमेशा फीटस के जो है ना अम्बिलिकल वेन उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड, आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड। अगर 2 की बजाय 1 आर्टरी बनी हो तो ये अब नॉर्मल कंडीशन है, इसके अंदर क्या होगा, कार्डिक डिफेक्ट होगा बेबी के, और वेस्कुलर डिफेक्ट होगा, वेसल्स का डिफेक्ट होगा। उसके बाद एमनियोटिक बैंड। एमनियोटिक कैविटी में हमें पता है फीटस जो होता है ना, एमनियोटिक कैविटी में बाहर सारा फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ये फीटस हो गया सारा। अगर टेयरिंग ऑफ एमनियोन, ये लेयर ही टेयर हो गया तो रिजल्ट इन एमनियोटिक बैंड हो गया, इन सर्कल करता है फीटस के लिम्ब को या डिजिट्स को। तो ये बैंड ये अगर टेयर हो गया ना तो फीटस के हैंड पे या लेग के ऊपर ये एक बैंड सा बना देगा, ठीक है, लिम्स डिफेक्ट। इसकी वजह से एम्पूटेशन, यानी वो हिस्सा ही नहीं बन पाएगा। अगर लेग के ऊपर हुई है इन सर्कल तो लेग नहीं बनेगी। रिंग कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी एक रिंग सी बन जाती है, उसके क्रेनियोफेशियल डिफॉर्मेशन हो गया, फेशियल डिफॉर्मेशन इसमें आ जाती है। उसके बाद जनाब एमनियोटिक फ्लूइड से रिलेटेड जो है ना कुछ एनॉमलीज़ हैं। तो एक होता है पॉलीहाइड्रोमनियाज, एक होता है ओलिगोहाइड्रोमनियाज, ठीक है। पॉलीहाइड्रोमनियाज में एक्सेस एमनियोटिक फ्लूइड आ जाता है 1500 से 2000 ml तक, और ओलिगोहाइड्रोमनियाज में 400 ml। नॉर्मल क्या होता है 10th वीक में होता है, फिर होता है 20th वीक में, फिर होता है 37th वीक में। 37th वीक में जनाब 800 से 1000 ml नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड होता है, और यहाँ 30 ml होता है 10th वीक में, 20th वीक में 450 ml होता है। नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड का ये टेबल है। अगर 1000 की बजाय 1500 या 2000
ml आ जाए एमनियोटिक फ्लूइड, तो ये कंडीशन कहलाएगी पॉलीहाइड्रोमनियाज। अगर 400 ml से कम हो डिलीवरी के वक्त तो इसे हम या अमूमन 30 गेस्टेशनल एरिया में, तो ये 400 ml से कम हो तो ये हम इसे कहते हैं ओलिगोहाइड्रोमनियाज। अब अगर फ्लूइड एक्सेस है तो इसकी 35% इडियोपैथिक होती है, इसकी हमें कोई रीज़न नहीं मिलती। तो या फिर इसकी एक रीज़न ये होती है मदर जो है ना वो डायबिटिक है तो उसे पॉलीहाइड्रोमनियाज होगा, उसके चिल्ड्रन जो है ना वो पपीज़ होंगे। कंजेनिटल माल फार्मेशन हो गई, CNS डिसऑर्डर ज़रूर होगा उस बेबी के अंदर क्योंकि फ्लूइड ने उस CNS को बनने ही नहीं देना। उसके बाद जनाब एनसेफली, स्मॉल स्कल होगा और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिफेक्ट हो गया, एट्रेसिस हो गया, एसोफेजियल एट्रेसिस यानी एसोफेगस और वो जो है ना टेकिया उनके दरमियान जो है ना वो एक सेपरेशन नहीं हो पाती, इसकी वजह से उसे स्वेलिंग में मसला भी हो जाता है चिल्ड्रन को। ओलिगोहाइड्रोमनियाज में क्या होता है, रीनल एजेनेसिस। ओलिगोहाइड्रोमनियाज में बाहर फ्लूइड कम है, ये फीटस है, ठीक है। अब बाहर फ्लूइड कम है, फीटस के जो है ना वो स्वेलो कर रहा है लंग्स के ज़रिए, माउथ के ज़रिए, ठीक है, लेकिन वो यूरन जो है ना वो नहीं कर रहा जिसने एमनियोटिक फ्लूइड बनाना है। तो इसकी वजह क्या होगी, या तो उसकी यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर उसकी किडनीज़ फेल हैं। इसकी वजह से फिर क्या होगा, क्लब फुट, यानी नॉर्मल तो फुट यूँ होते हैं, क्लब फुट में दोनों फुट यूँ मिले हुए होंगे, ठीक है, अंदर की तरफ दोनों फुट मुड़े हुए होंगे, क्लब फुट होगा। लिटिल फ्लूइड ब्रेथ में लंग्स हाइपोप्लेजिया, लंग्स अच्छी तरह नहीं बनेंगे क्योंकि वो फ्लूइड ही बाहर कम है तो पिएगा बेचारा क्या, उसे डेफिशिएंसी है, तो लंग्स ने फिर कैसे जनरेट करना है, तो लंग्स हाइपोप्लेजिया भी इसके अंदर हो जाएगा। उसके बाद प्रोम, प्री मेच्योर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ये प्री मेच्योर क्यों रैप्चर हो जाती है, रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बिफोर यूट्राइन कॉन्स्ट्रिक्शन 10% प्रेगनेंसी में होता है, 37th वीक में पहले। इसकी वजह क्या, स्मोकिंग, इन्फेक्शन हो गया, पॉलीहाइड्रोमिया, इतना फ्लूइड भर गया कि वो फटने पे आ गई है, ठीक है, एक्सेस फ्लूइड हो गया और वो फट जाती है मेम्ब्रेन ही, गॉट इट। उसके बाद है जनाब ट्विन अबनॉर्मेलिटीज़। जो ट्विन्स हैं उनके अंदर क्या क्या अबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, ट्विन प्रेगनेंसी हुई या वो मोनोजाइगोटिक होगी या वो डाइजाइगोटिक, यानी एक स्पर्म और एक एग से मिल के जो बने हैं ना ट्विन्स, वो दो में डिवाइड हो जाती हैं, ये मोनोजाइगोटिक। अगर दो एग निकले हैं, दो स्पर्म ने फर्टिलाइज किया है तो ये डाइजाइगोटिक होती है, ओके। ट्विन प्रेगनेंसी में हाई रिस्क का मॉर्बिडिटी होती है क्योंकि इनमें मॉर्बिडिटी यानी डेथ के चांसेस ज़्यादा, तो इंक्रीज प्री टर्म डिलीवरी होते हैं। 60% ट्विन्स जो है ना वो प्री टर्म होते हैं, यानी अपनी गेस्टेशनल एज से पहले ही वो उनकी बर्थ हो जाती है। वैनिशिंग ट्विन्स, इसके अंदर जो ट्विन्स है ना, एक जो है ना वो उसकी डेथ हो जाती है, दूसरा जो है वो सर्वाइव कर जाता है। बर्थ ऑफ वन फीटस फ्राम ट्विन रिजल्ट इन डिसअपीयरेंस फर्स्ट 3 मंथ, पहले 3 मंथ में दूसरा ट्विन जो है ना उसकी डेथ हो जाती है। रिजप्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीटस पेपेराइस, ठीक है, फीटस आपस में मिले हुए भी हो सकते हैं। अब कॉन्जॉइंट ट्विन्स वही बात कर रहा है, लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में पार्शियल स्प्लिटिंग, यानी अगर ट्विन्स जो है ना उनकी स्प्लिटिंग नहीं हो रही, अगर मोनोजाइगोटिक है वो स्प्लिट होती है ना वुमन, तो अगर वो स्प्लिट नहीं हुए तो वो कॉन्जॉइंट ट्विन्स होंगे। प्रिमिटिव स्टीक की प्रिमिटिव नोड पे वो नहीं हुए, सेपरेट रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जॉइंट ट्विन्स हो गया। क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू नेचर एंड डिग्री ऑफ यूनियन, इनकी क्लासिफिकेशन मैं आपको दिखा दूँ। तो गाइस ये देखें, ये डायग्राम बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, ये मोनोजाइगोटिक ट्विन्स थे, ठीक है। अगर चेस्ट इनकी आपस में मिली रह जाए तो इसे कहते हैं थोरैकोपैगस, अगर बैक इनकी मिली रह गई तो पैगोपैगस, अगर हेड जो है ना वो मिले हुए तो क्रेनियोपैगस, क्रेनियो से हेड से याद रखें, थोरैको से चेस्ट याद रखें और पैगोपैगस से ये बैक इनकी, ओके ओके। बहुत ईजी सा कंसेप्ट इसके अंदर दिया हुआ। ये देखिए, ये नीचे यहाँ पे मिले भी हुए हैं, कंप्लीट भी हैं, ये सर भी मिला हुआ है, इन्हें कहीं दिखाए हुए हैं इसने। उसके बाद प्री टर्म जो है ना बर्थ, वो होते सपोर्टिंग हार्मोन और विद ड्रॉन हो गया, वही बात कर रहा है। अब प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है बर्थ डिफेक्ट से, तो इसकी जनाब प्रिवेंशन इजीली हो सकती है कि अगर हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से बचाना है या फिर बोन डिफॉर्मेशन से बच्चे को बचाना है, तो हमें माँ को आयोडीन वाला साल्ट देना होगा, आयोडाइड साल्ट
आयोडीन 131 जिसके अंदर रेडियो एक्टिव हो, वो हम देंगे मदर को, तो उससे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी कम होगी और क्रेटिन ये अमूमन मिल जाता है मार्केट से। डायबिटीज़ कंट्रोलिंग, अगर वो मदर को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना होगा ताकि वो बेबी को पॉलीहाइड्रोमनियाज ना हो, उसका CNS अच्छी तरह बन सके, मेंटल डिफेक्ट ना हो, ठीक है। अगर हमने न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को बचाना है ना, तो माँ को B9 विटामिन B9 या फोलिक एसिड कितनी देनी है, 4000 मिलीग्राम या 400 माइक्रोग्राम या 4 मिलीग्राम पर डे हमने देनी पड़ेगी, जिससे स्पाइना बाइफिडा और एनसेफली ये दोनों से बचा सकते हैं। रिड्यूस हाइपरथर्मी हो गया। और माँ को कहना है आपने अल्कोहल नहीं पीनी, सिगरेट नहीं पीनी। अगर अल्कोहल पी गए तो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम का वो शिकार हो जाएगा। फीटस जो होगा उसे हर वक्त ना, अगर वो पैदा हो भी गया ना, तो उसे फीटल अल्कोहल सिंड्रोम होगी, ड्राउजीनेस रहेगी, मेंटली वो रिटार्ड होगा। अब कुछ मदर्स जो है ना वो अपनी ब्यूटी के बारे में बहुत होती हैं, एक्नी को ख़त्म करने के लिए ना वो रेटिनॉइड्स लेना शुरू कर देती हैं। तो ऐसे अगर वो प्रेग्नेंट है तो बर्थ डिफेक्ट उनके अंदर होगा, ठीक है। उन्हें फिर हम विटामिन ए जो है ना वो रिकमेंड नहीं करते ऐसी मदर को जो प्रेग्नेंट होती हैं, ताकि बर्थ डिफेक्ट ना हो। तो गाइस, अभी तक मैंने जितने हो सके थे मुझसे मैंने वो एक नोट्स बनाए हैं ये वाले, और अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं इसकी पिक्चर सेंड करूँगा, नहीं तो आप वैसे भी वीडियो से भी इसकी पिक्चर्स ले सकते हैं। तो जितना मुझसे हो सका मैंने किया है, होप सो आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। और अगर कोई गलती हो तो काइंडली ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन ओपन है मेरा। और अपने लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह पाक आप सबको कामयाबी से इम्तिहान करे और मुझे भी कामयाबी से इम्तिहान करे। थैंक यू सो मच, मेरे साथ बनी रहिएगा। थैंक यू सो मच।